हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम उत्तरवर्ती मुगल पढ़ रहे हैं। औरंगजेब के बाद जो भी मुगल शासक हुए उनके बाद 12वें में पढ़ रहे हैं और ये क्लास 2 पार्ट्स में होंगी। तो आज जो हम पढ़ेंगे तो पहला तो आज जो हम पढ़ेंगे इसमें हम बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम है ये। बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फर्रुखशियर, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह और इनके आगे जो है फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे पूरे आधुनिक भारत को समझने के लिए और इसमें से बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं तो स्टेट पीसीएस और बहुत से एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक का बहुत महत्व है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो वो जानता था कि उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हैं तो उनके बीच पूरी उत्तराधिकार के लिए, गद्दी के लिए इस तरह के युद्ध होंगे। इसीलिए उसने पहले ही अपने जीवन काल में ही अपने तीनों बेटों को का जो क्षेत्र विभाजित कर दिया था, लेकिन तब भी उसकी मृत्यु के बाद भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध होते वो हम देखेंगे। तो जिसमें उसने मुअज्जम, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था, मुअज्जम को दिल्ली सहित 12 सूबा दे दिया था, आजम के भी क्षेत्र बांट दिए थे और काम बख्श, ये तीनों उसके बेटे थे। तो उसने इसके सबके अपने तीनों के अलग अलग क्षेत्र बांट दिए थे। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है और जो सबसे बड़ा, और ये जो है औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र मुअज्जम, वो ही शासक बनते हैं और ये बहादुर शाह की उपाधि के साथ शासक बनते हैं। तो औरंगजेब के बाद हम देखेंगे कि जैसे जैसे उनके उत्तराधिकारी आए तो अब उस तरह से जो मुग़लों का रुतबा था वैसा नहीं रह जाता है, लेकिन तब भी अंतिम में आप जो है मुअज्जम, ये बहुत ज़्यादा उम्र में शासक बने, लेकिन तब भी इनके बारे में सिडनी ओवेन ने कहा है कि ये अंतिम ऐसे जो मुग़ल सम्राट हैं जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो ये कौन थे? बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से ये गद्दी पर बैठते हैं और उस समय जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो ये समय काबुल में थे और इन्होंने जो एक शाहदौला नामक पुल था तो वहाँ पे अपना राज्याभिषेक किया और बहादुर शाह की पदवी धारण की। इन्होंने इनकी भी जो नीतियाँ वो हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद भी इन्हें अपने भाइयों के साथ युद्ध करना पड़ा। तो 2 युद्ध होते हैं उत्तराधिकार के लिए। बहादुर शाह जो मुअज्जम जिनका नाम था, तो वो एक अपने भाई, एक जाजाओ में युद्ध होता है और एक हैदराबाद का युद्ध होता है, हैदराबाद के निकट। तो हम उसको देखते हैं कि जाजाओ का जो युद्ध होता है, यह युद्ध एक जाजाओ का होता है। ये किसके किसके बीच होता है? ये सब प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये मुअज्जम और आजम के बीच होता है। ये मुअज्जम और आजम के बीच होता है ये युद्ध, और इसमें जो है आजम जो उनके भाई हैं और उनके 2 पुत्र मारे जाते हैं, तो इनके रास्ते का एक कांटा तो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा युद्ध है जिसे हैदराबाद का युद्ध कहा जाता है। ये हैदराबाद का युद्ध कहा जाता है, हैदराबाद के समीप होता है। ये किनके बीच होता है? जो इनके दूसरे भाई हैं मुअज्जम और काम बख्श, वो आजम के साथ होता है जाजाओ का युद्ध, और ये जो होता है ये काम बख्श के साथ होता है हैदराबाद का युद्ध, और इसमें भी काम बख्श की पराजय हो जाती है। और बहादुर शाह, इनका एक उपाधि शाह आलम प्रथम भी होता है। शाह आलम प्रथम, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, शाह आलम प्रथम। और देखिए, इस समय तक जो है बादशाहों के जो वज़ीर हैं उनका जो है रुतबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और आगे तो हम देखते हैं कि जो है बादशाह या राजकुमार जो होते हैं वो हम आगे देखेंगे। इनके बाद जो जहादार शाह आते हैं ये सब में, कि बस वो एक मात्र आप कह सकते हैं कि मुखौटे के रूप में ही उनका उपयोग किया जाता है, और जो वास्तविक सत्ता रहती है वो सामंतों या वज़ीर जो होते हैं, जो उनके वो सब इतने महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि शासन को अपने हिसाब से ही चलाने लगते हैं, और राजकुमारों और जो सम्राट जिनको वो गद्दी पर बैठाते हैं उनका अपने वो कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हम शाह आलम के बारे में देखें तो शाह आलम, हमने जाजाओ का युद्ध देख लिया, हैदराबाद का युद्ध देख लिया, और इनका शाह आलम प्रथम इनका नाम हुआ। इनका असली नाम क्या था? मुअज्जम था, और बहादुर शाह के नाम से इन्हें एक और नाम दिया जाता है, शाह बेखबर। बहादुर शाह को ये प्रश्न सब पूछे गए, शाह
बेखबर क्यों? क्योंकि बेखबर क्योंकि अंधाधुंध जागीरें बांटने में लगे रहे और इनकी जो है राजकोष पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस समय तक कहा जाता है कि मतलब लगभग 17 करोड़ ऐसे एक ऐसा समय आया कि बहुत कम पैसे रह गए राजकोष में, लेकिन ये अंधाधुंध जागीरों का बंटवारा करते रहे। तो इन सब का और इनके और सब इनके कार्यों के कारण शाही बेखबर नाम भी दिया जाता है। ये सब प्रश्न मैच करने के लिए भी आते हैं, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए बहादुर शाह की नीति। बहादुर शाह की नीतियाँ क्या क्या थी? तो देखिए इनकी नीति समझौतावादी थी। औरंगजेब से अलग इनकी नीति थी। औरंगजेब की बहुत सी नीतियों को इन्होंने उलट दिया, क्योंकि इनमें ये खुद भी जानते थे कि हमें किस तरह से चलना है। तो इनकी समझौतावादी प्रवृत्ति थी, मेल मिलाप की नीति, उदार नीति, कूट और ये करते थे। पहले देखिए शुरू में इन्होंने क्या किया? शुरू में इन्होंने जो हिंदू राजा थे और खासकर राजपूत राजा थे, आमेर, मेवाड़, इनके बीच थोड़ी सख्त नीति जो अपनाई, थोड़ा रुख इनका, रवैया इनका सख्त रहा। इन्होंने सोचा कि उन्हें दबा लिया जाएगा और तब हम शासन करें, लेकिन फिर ये तुरंत ही समझ गए कि नहीं, अब पहले वाली परिस्थितियाँ नहीं हैं। अब मुग़ल शासक जो है, मुग़ल सत्ता में उतना दमखम नहीं रह गया है, तो इसीलिए हमें सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसी क्रम में जो ये कह सकते हैं तुरंत इन्होंने अपनी नीति पलट दी हिंदू राजाओं, राजपूत राजाओं के प्रति। और फिर ये जो है आमेर के, इस क्रम में आमेर के जो राजा थे जय सिंह, आमेर के जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह। तो पहले इन्होंने शुरू में क्या किया कि जो आमेर में जय सिंह को हटाकर वहाँ उनके भाई विजय सिंह को गद्दी पर बैठाया, और ये सब इनकी नीति सफल नहीं हुई। लेकिन और मारवाड़ के जो अजीत सिंह हैं उन पर भी उन्होंने थोड़ी सी सख्ती अपनाई, लेकिन फिर तुरंत ही उनसे मेल मिलाप की जो है वापस कर लिया मेल मिलाप, और दोनों को उनके क्षेत्र वापस दे दिए। और तब क्या हुआ, ये इनसे इन्होंने मित्रता, ये भी जो मुग़लों के लिए मित्रवादी रुख ये भी रखने लगे। तो इधर से ये निश्चिंत हो गए। फिर दूसरी इनकी जो नीति हुई मराठों के प्रति। तो देखिए मराठों के प्रति, तो मराठों के प्रति इनकी नीति क्या रही कि उस समय शाहू जो थे, तो इससे अभी तक वो मुग़ल के कैद में थे, तो शाहू को इन्होंने मुक्त कर दिया, लेकिन शाहू को मुक्त कर दिया, लेकिन इनकी कूटनीति देखिए, शाहू को मुक्त तो कर दिया बहादुर शाह ने, लेकिन उन्हें मराठों का विधिवत राजा नहीं माना। और तब तक ताराबाई भी थी। ये सब डिटेल में जब हम मराठे पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल में पढ़ेंगे सब। अभी इतना देख लें कि ये जो उस समय ताराबाई भी थी, तो अगर ये शाहू को विधिवत राजा नहीं माना तो शाहू को उनकी जो चाची होती थी ताराबाई, उनसे लड़ने के लिए छोड़ दिया कि दोनों में से किनका अधिकार रहेगा, कौन शासक रहेंगे मराठों के। तो इसलिए ये इनकी कूटनीति थी कि शाहू को मुक्त भी कर दिया, और जब उनको विधिवत राजा नहीं माना तो उत्तराधिकार के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। तो ये इनकी कूटनीति भी यहाँ पे हम देखते हैं। तो मराठों के प्रति देखते हैं ऊपरी तौर से इनकी मेल मिलाप की नीति रही, और इसमें शाहू को मुक्त कर दिया। और जो उनके जो मराठे जो दक्कन में 2 तरह के कर वसूलते थे, वो उनको अपना अधिकार समझते थे। 2 तरह के कर क्या थे? सरदेशमुखी और चौथ। ये मराठे उधर अपने जो दक्कन के जो क्षेत्रों में वसूलते थे कि ये उनको अपना अधिकार मानते थे। तो इन्हें जो है सरदेशमुखी दे दी दक्कन की, कि सरदेशमुखी आप वसूल सकते, यानी कि 1/10वां हिस्सा होता था, जिसके बदले मराठे कहते थे कि हम उनकी सुरक्षा का भार लेते हैं दक्कन में। और चौथ, ये 1/4वां हिस्सा होता था, तो ये नहीं दिया इन्होंने। सरदेशमुखी दे दी पर चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया, और शाहू को विधिवत राजा भी नहीं माना। तो आप देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लिए कि एक ऊपरी तौर पर एक मराठों के साथ मेल मिलाप की नीति, कि मराठों को हम ये भी कर रहे हैं, एक समझौतावाद प्रवृत्ति भी कर रहे हैं और कूटनीति भी दिखा रहे हैं। तो ये इनकी नीति थी मराठों के प्रति। और अगर हम देखें कि इसमें सिखों के प्रति इनकी नीति, तो देखिए उत्तराधिकार के युद्ध में सिख, ये सिख है यहाँ पे, सिखों के प्रति इनकी नीति। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था।
तो मतलब जाहिर सी बात है कि जो उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने साथ दिया था, तो गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने मनसब दिया, गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने मनसब भी दिया और उनके साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह के बाद जो बंदा बहादुर होते हैं, बंदा बहादुर के प्रति जो मुगलों की नीति बिल्कुल ही अलग रहती है। बंदा बहादुर के प्रति इनकी नीति वैसी नहीं रहती है। गुरु गोविंद सिंह तक, ये गुरु गोविंद सिंह के साथ नीति रही। गुरु गोविंद, ये हम सिखों के प्रति नीति देख रहे। गुरु गोविंद सिंह के साथ इन्होंने संधि की, उन्हें मनसब दिया। और बंदा बहादुर, लेकिन जब उनके बाद उनके उत्तराधिकारी होते हैं बंदा बहादुर, तो बंदा बहादुर ने मुगलों का बगावत किया था, तो बंदा बहादुर के प्रति इनकी नीति दमनात्मक रही। और जो बंदा बहादुर ने जब बगावत किया, तो उस समय जब इनके लिए उसको दमन करने के लिए खुद जो बहादुर शाह, जो यहाँ इनके जो सैनिक जाते हैं, तो उसका जो नेतृत्व वो खुद बहादुर शाह ने खुद ही किया। और एक जो लोहगढ़ का किला बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा भी जाता है कहाँ है लोहगढ़ का किला, किसने बनवाया, तो लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कहाँ? अम्बाला में। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। जो कहाँ था, देखिए हम यहाँ देख लेते, लोहगढ़ का किला। हम एक एक करके सबके प्रति इनकी नीतियाँ देख रहे हैं बहादुर शाह की। तो लोहगढ़ का किला कहाँ था? ये अम्बाला में था, हिमालय की तराई में। किसने बनवाया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया था। गुरु गोविंद सिंह से प्रश्न आते हैं, बनवाया था। और ये जो बहादुर शाह होते हैं, तो ये लोहगढ़ पर जो है अपना कब्जा जमाने में सफल हो जाते हैं, लोहगढ़ का किला पर। बाद में फिर जो है 1712 के लगभग वापस सिखों ने, बंदा बहादुर ने वापस ले लिया था ये किला। अब देखिए, ये हो गया हमारा हिंदू राजपूतों के साथ इनकी नीति, मराठों के साथ इनकी नीति। फिर हमने देख लिया कि सिखों के साथ इनकी नीति। अब देखिए उस समय और जो थे तत्कालीन जाट और बुंदेला सरदार, तो इनके साथ भी इनकी नीति मेल मिलाप की थी। इनको अपने जो फैसिलिटीज़ दे के अपने तरफ इन्होंने मिला लिया। तो उसमें जो है जाट सरदार कौन थे? चूड़ामन थे उस समय, जाट चूड़ामन। और ये थे बुंदेला सरदार छत्रसाल। तो इनके साथ भी इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई। और जो बुंदेला ये हैं, ये हमेशा इनके साथ निष्ठावान रहे, इनके सामंत बन के निष्ठावान, ये सामंत भी बन गए और सामंत बन के इनके साथ पूरी निष्ठा इन्होंने अब ये दिखाई। और जो चूड़ामन थे, चूड़ामन ने तो बहादुर शाह ने जब ये बंदा बहादुर के खिलाफ जो अभियान किया था, तो चूड़ामन ने उसमें जो है सम्राट का साथ भी दिया था। तो जाटों के साथ भी इनकी दोस्ती हो गई, बुंदेलों के साथ दोस्ती हो गई। और हम देख रहे हैं कि सिखों में जब तक गुरु गोविंद सिंह रहे तब तक इनकी मित्रता रही। बाद में जो है बंदा बहादुर ने काफ़ी परेशान किया। और राजपूतों हिंदुओं के साथ भी इनकी नीति जो है मेल मिलाप की उदार नीति रही। इन्होंने बहुत अंधाधुंध जागीरें बांटी, जिसके कारण इन्हें शाह बेखबर भी कहा जाता है। तो ये सब जो बहादुर शाह की नीतियाँ हम देख रहे हैं। और ये जो आता है कोटेशन कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं। तो किसने कहा था? ये सिडनी ओवेन ने कहा था। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमने बहादुर शाह का देख लिया। अब बहादुर शाह की जब मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह की 1712 में मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो मतलब उनके समय में जो उन्होंने किया, फिर आगे भविष्य में उन्हें भी वही सामना करना पड़ता है। इनके बेटों में भी जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे और कहा जाता है कि ये जो उत्तराधिकार का जो युद्ध था, इतना ज़्यादा ये कह सकते हैं आप इस स्तर तक पहुंच गया था कि ये कौन सम्राट बनेगा, इसमें बहादुर शाह के शव को कई दिनों तक या 1 महीने तक दफनाया भी नहीं गया। वो शव ऐसे ही पड़ा, ऐसे ही रखा रहा और पुत्र आपस में लड़ते रहे कि कौन सम्राट बनेंगे। तो बहादुर शाह के जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे। एक जहादार शाह, अजीम उसान और जहाँ शाह और रफ़ी उर शान।
और देखिए अब जो है ना, अब स्थिति बहुत बदल जाती है। अभी तक अब क्या होता है कि एक नया तत्व आता है सामंतों का, या अलग अलग जो दल महत्वाकांक्षी सामंत, या जो आप कह सकते हैं दरबारी, जो महत्वाकांक्षी और जो थोड़े योग्य और आप कह सकते हैं कि अपनी स्थिति उन्होंने मजबूत बना ली थी, तो अब उनका आया समय। क्योंकि अब जो जहादार शाह आ रहा है, हम देखेंगे उसके बाद फर्रुखशहर आ रहे हैं, तो ये सब बहुत ही आप कह सकते हैं कि इनमें शासन के प्रति ना कोई सुधार करने की कोई उनकी ना प्रवृत्ति थी, और ना इनकी कोई इन्होंने कभी चेष्टा की। बस ये अपनी गद्दी पे ही बैठ के खुश रहते थे। तो यहाँ पे एक सामंतों का जो है एक वर्ग सब आया, और इसमें चार दल मुख्य थे। तुरानी दल, ईरानी, हिंदुस्तानी दल, अफगानी दल। ये दरबार में ना गुटबंदी अब होने लगी। तो ये चार तुरानी दल के थे, ईरानी, हिंदुस्तानी, अफगानी। कभी किसी का पलड़ा भारी होता था, कभी किसी का पलड़ा भारी होता था। और ये मेन थे जो अब सामंत, जो इनका हम आगे देखेंगे, जैसे कि अभी आगे आगे सब आएंगे, किंग मेकर, ये सब जो रहेंगे। तो बस इन्होंने जो भी है राजकुमारों का यूज़ एक कठपुतली के तौर पर किया, और पीछे से पूरा शासन यही सब संभालते थे। तो देखिए जहादार शाह युद्ध जो है गद्दी के लिए, दोनों में सब में युद्ध होता है, चारों में युद्ध होता है। तो जहादार शाह इसमें विजयी होता है। क्यों विजयी होता है? अपनी काबिलियत के दम पे विजय नहीं होता। ये ईरानी दल के नेता थे जुल्फ़िकार खां, और ये सब योग्य थे, लेकिन इन्हें देखेंगे कि बादशाह का भी समर्थन नहीं मिलेगा, जिसके कारण इनकी भी नीतियाँ सफल नहीं होती थी। तो जुल्फ़िकार खां ये सामंत थे, इनके दरबार में थे। तो ईरानी दल के नेता थे जुल्फ़िकार खां, इनका सहयोग मिलता है उत्तराधिकार में युद्ध में जहादार शाह को। तो जहादार शाह विजयी होता है, और उनकी सहायता से ये बादशाह बनाया जाता है। अब बादशाह बनाया है इनकी सहायता से, तो इन पे कुछ तो उपकार करेंगे बादशाह। तो बादशाह जुल्फ़िकार खां को अपना वजीर बनाते हैं। और कौन बन गए बादशाह? बादशाह बन गए हमारे जहादार शाह, और जुल्फ़िकार खां बन गए वज़ीर बन गए। तो इनकी भी नीतियाँ लगभग वही रहेंगी जो जहादार शाह की नीतियाँ मुख्यतः जुल्फ़िकार खान की ही नीतियाँ रहेंगी। तो इन्होंने जजिया को ख़त्म कर दिया, जो हिंदुओं गैर मुसलमानों पर जो कर लगाया जाता था जजिया, तो इसे ख़त्म कर दिया। और आमेर के जो जयसिंह थे, इन्होंने भी वही मेल मिलाप की ही नीति को जारी रखा जो बहादुर शाह ने शुरू की थी। तो जो आमेर के जयसिंह को क्या एक पदवी दी? मिर्ज़ा राजा सवाई की पदवी दी। आमेर के जयसिंह जो हमने पहले भी देखा था, और पदवी, और उन्हें मालवा का सूबेदार भी, सूबा भी दे दिया, मालवा का सूबा भी दे दिया। और मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे उन्हें महाराजा, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें महाराजा की पदवी दी कि किसे क्या पदवी मिला है, दिया गया, किसके काल में दिया गया, किस सम्राट ने दिया, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और कौन सा सूबा दिया गया? तो इन्हें गुजरात की सूबेदारी दी। तो आप देखते हैं आमेर के जो जयसिंह थे उन्हें मिर्ज़ा राजा सवाई जयसिंह उन्हें कहते भी है, मिर्ज़ा राजा सवाई की पदवी दी और मालवा का सूबा दिया। और मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे, इनके प्रति बहादुर शाह ने भी हमने देखा कि शुरू में थोड़ी सख्ती की, लेकिन फिर बाद में समझौतावादी नीति अपनाई, तो उन्हें महाराजा की उपाधि और गुजरात का सूबेदार बना दिया। तो ये हम देखते हैं। अब देखिए अब मराठों के प्रति इनकी क्या नीति रही। तो हमने क्या देखा था कि बहादुर शाह ने उन्हें सरदेश मुखी दे दी थी, पर चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया था। तो अब लेकिन जहादार शाह के काल में देखिए कि मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी दोनों दे दी, पर इसमें एक शर्त लगा दी। मराठों की स्थिति अब धीरे धीरे और ज़्यादा मुगलों से अच्छी होती जा रही थी, मुगलों के तुलना में। तो चौथ और सरदेश मुखी दे दी, लेकिन शर्त क्या लगा दी कि ये वसूलेंगे, जो है मुग़ल अधिकारी वसूलेंगे, और वसूल के ये मराठों को दे देंगे। और फिर देखते हैं जाटों और जो बुंदेला सरदारों के साथ भी, जाट और बुंदेला सरदार के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई, तो वो इनके प्रति वफादार बने रहे। और बंदा बहादुर ने अब बहुत ही ज़्यादा मुग़लों को परेशान करना शुरू कर दिया था, उनके प्रति बगावत का पूरा वो बिगुल लेके निकले थे। तो बंदा बहादुर के प्रति दमन की नीतियों को जारी रखा। हमने देखा था कि गुरु गोविंद सिंह तक तो बंदा बहादुर ने भी उनसे मेल मिलाप रखा, लेकिन ये जो है थे बहादुर शाह, उन्होंने मेल मिलाप रखा, लेकिन बंदा बहादुर के प्रति उन्होंने भी दमनात्मक नीति अपनाई। तो जहादार शाह ने इसे जारी रखा। अब आगे देखते हैं। अब जो
उनके जो काल में, बहादुर शाह के काल में जो जागीरों की अंधाधुंध हो रही थी, वितरण हो रहा था कि इसे भी दे दिया, इसे भी दे दिया, इसे भी दे दिया, भले कि राजकीय कोष में बिल्कुल धन नहीं है, लेकिन जुल्फ़िकार खान ने उस पर रोक लगाई। ये जो वज़ीर था ये बहुत ही योग्य वज़ीर था, लेकिन इसे आप कह सकते हैं कि जो मुग़ल बादशाह सम्राट का सही रूप से नहीं मिला, साथ नहीं मिला, तो फिर ये भी उतना कुछ कर नहीं पाया। इसके खिलाफ भी षड्यंत्र होने लग गए, क्योंकि जहाँ पे आप देखिए अगर सेंटर, अगर जो सम्राट है वही अगर कमज़ोर है, तो जो भी अगर एक सामंत वज़ीर बन गया उनका साथ देख के, तो दूसरे भी जो है वो उनकी भी महत्वाकांक्षा जगती है। और हम देख रहे हैं कि 4 दल उस समय थे, जो है ये मुग़ल दरबार में 4 दल थे, तो सबके जो नेता थे वो सोचते थे कि अब मैं भी किंग मेकर की भूमिका निभाऊँ, मैं भी निभाऊँ। तो इससे क्या होता था, बहुत षड्यंत्र का माहौल था पूरे दरबार में। तो देखिए जुल्फ़िकार खान ने जागीरों और उपाधियों के अंधाधुंध वितरण पर रोक लगाया, और इससे क्या वित्तीय स्थिति को सुधारने की कोशिश की। और उसने सैनिकों को मतलब मुग़ल सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये किया कि मनसबदारों को कहा कि आप जो है सेना अपनी बढ़ाइए, इस पर मजबूर किया। लेकिन इसने गलत प्रवृत्ति, इजारेदारी, ये प्रश्न आता है कि इजारेदारी किसने शुरुआत की। तो ये गलत प्रवृत्ति थी, इस प्रथा को बढ़ावा दिया। ये क्या थी, ये ठेके पर कृषि कर वसूलना, मतलब कि कृषि कर वसूलने का एक ठेका दे देना कि आप जैसे भी कीजिए, लेकिन इतना आप राजकोष में जमा कराइए। तो ये इसको एक बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ कि किसानों का बहुत उत्पीड़न हुआ, और राज्य की जो अर्थव्यवस्था है ये भी बहुत इससे डामाडोल हुई, क्योंकि था बस कि आप कैसा भी व्यवहार कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इतना आप राजकोष में जमा कराइए। तो उससे क्या हुआ कि इससे वित्तीय स्थिति और भी खराब हुई, तो किसानों का भी उत्पीड़न बहुत बढ़ा। ये जुल्फ़िकार खान ने एक इस गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। अब देखिए जहांदार शाह को और एक क्या कहा जाता है इतिहास में, इसे लंपट मूर्ख। अब आप समझ सकते हैं इन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए होंगे कि इन्हें इतना ये नाम मिला। तो ये सब ना मैच करने के लिए आता है, जैसे कि बहादुर शाह का हमने देखा साहिब खबर, जहांदार शाह का लंपट मूर्ख, फर्रुखशेर का देखेंगे घृणित कायर, मोहम्मद शाह का रंगीला बादशाह। तो ये सब मैच करने के लिए भी आता है, इसलिए ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। अब आइए फर्रुखशेर पर। अब देखिए इस समय तक क्या हो गया था। अब इस समय तक ये हो गया कि एक ये जो थे जुल्फ़िकार खां, वो थे ईरानी दल के। अब हिंदुस्तानी दल के 2 भाई, जिन्हें सैयद बंधु कहा जाता है, सैयद बंधु, इनका धीरे धीरे पावर बहुत बढ़ रहा था। सैयद बंधु, ये 2 भाई थे सैयद बंधु, ये हिंदुस्तानी दल के थे, हिंदुस्तानी गुट, हिंदुस्तानी दल। तो इनका धीरे धीरे प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, और अब इनके जो है इनकी सहायता से फर्रुखशेर गद्दी पर बैठता है। फर्रुखशेर खुद बिल्कुल भी योग्य नहीं था, लेकिन इनके सहायता से ये गद्दी पर बैठता है। और ये जो सैयद बंधु होते हैं, इनके सहायता से आगे आप देखेंगे कि लगभग ये 4 बादशाह बनते हैं। इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है, राजा बनाने वाले, किंग मेकर। ये भी प्रश्न पूछता है, किंग मेकर। सैयद बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर के नाम से इन्हें जाना जाता है, किंग मेकर, राजा बनाने वाले के नाम से इन्हें जाना जाता है सैयद बंधु। तो फर्रुखशेर जो है, फर्रुखशेर जी ने की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। फर्रुखशेर ने किनकी सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, जो है सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। और ये अजीम उसान का पुत्र था। हमने देखा ना बहादुर शाह के जो बेटे अजीम उसान का ये पुत्र था। अब इन्होंने क्या कि अभी तक कौन थे, जो ये जहांदार शाह के समय तक जुल्फ़िकार खां थे। जुल्फ़िकार खां बहुत, जो इनकी सहायता से जहांदार शाह गद्दी पर बैठे थे। तो फर्रुखशेर ने क्या किया, जुल्फ़िकार खां और जहांदार शाह दोनों की हत्या करा दी सैयद बंधु की सहायता से। और फिर ये फर्रुखशेर सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठता है, और फिर सैयद बंधुओं को भी मरवाने की आगे हम देखेंगे कि कोशिश करने लगता है। तो लास्ट में फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र जब करने लगता है दूसरे दलों के, दूसरे सामंतों के साथ मिलकर, तो सैयद बंधु जो है वो मौका देखकर फर्रुखशेर की हत्या करवा देते हैं, क्योंकि फर्रुखशेर पूरी तरह से सैयद बंधु के बाद में पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि उनके चंगुल से अपने आप को मुक्त करना चाहता है। तो
ये जो है इतिहास में सैयद बंधुओं को सम्राट के हत्यारे के रूप में ये पहला ऐसा हुआ था, पहला इस तरह का मामला था कि किसी सम्राट की किसी सामंत ने हत्या करवा दी थी, तो सैयद बंधु आगे जाकर फ़र्रुखसियर की हत्या भी करवा देते हैं। तो इसीलिए बाद में इनको जनता में घृणा की दृष्टि से भी देखा जाता है। तो देखिए, जो फ़र्रुखसियर ने क्या, सैयद बंधुओं की सहायता से जुल्फ़िकार खां और जहाद आशा की हत्या करा दी, खुद गद्दी पर बैठ गया। खुद वहाँ पे जो है पटना में उसका राज्याभिषेक हुआ था। फ़र्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ। और सैयद बंधु 2 भाई थे, बड़े भाई और छोटा भाई। तो छोटे भाई हुसैन अली थे और बड़े भाई अब्दुल्ला। तो अब उनकी सहायता से, उनके आप कह सकते हैं रहमो करम से वो गद्दी पर बैठा है, तो उन्हें कुछ पद भी अच्छा देगा। तो सैयद बंधु जो अब्दुल्ला को वज़ीर का पद दिया, बड़े भाई को वज़ीर का पद दिया और उपाधि भी देता है, कुतुबुल मुल्क की उपाधि देता है। और छोटा भाई जो हुसैन अली, उसे मीर बख्शी का पद देता है। मीर बख्शी का पद कौन दे रहा है? ये फ़र्रुखसियर। और अमीर उल उमरा की उपाधि देता है। जो बड़े भाई को वज़ीर का पद और छोटे भाई हुसैन अली को मीर बख्शी का पद देता है। तो अब गद्दी पर कौन है? फ़र्रुखसियर है। किसके रहमो करम पर या किनके सहायता से है? सैयद बंधु की सहायता से। ये सब प्रश्न, ये सब वन लाइनर में, ऑब्जेक्टिव में ये सब प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। और सैयद बंधु किस दल के थे? हिंदुस्तानी दल के। उनके पहले जुल्फ़िकार खां, वो ईरानी दल का नेता था। अब देखिए, फ़र्रुखसियर को एक नाम क्या है? ये भी है घृणित कायर। इसे कहा जाता है घृणित कायर। घृणित कायर, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो देखिए, ये भी है। और इसके काल में बंदा बहादुर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फ़र्रुखसियर के काल में 1715 में बंदा बहादुर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखिए, सैयद बंधु के खिलाफ फ़र्रुखसियर ने राज दरबार में दूसरे जो है सामंतों के साथ मिलकर षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो सैयद बंधुओं ने अपनी स्थिति को जो मजबूत बनाने के लिए क्या किया? मराठों के साथ संधि कर ली। मराठों के साथ दोस्ती करके और अपनी स्थिति को अच्छी करने की कोशिश की। तो इसमें हम देखते हैं कि जो उस समय थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उनसे सैयद बंधुओं ने जो है संधि कर ली। और जब इनके विरुद्ध जब षड्यंत्र होता है, तो ये जो है मराठे, ये अपनी सेना लेकर सैयद बंधुओं के साथ भी जाते हैं। यहाँ पे जो है दिल्ली आते हैं, अपने सैनिकों को लेकर उनका साथ देने भी आते हैं। तो देखिए, फ़र्रुखसियर और सैयद बंधु के बीच टकराव जब बढ़ता गया, हमने देखा ना कि अब ये जो फ़र्रुखसियर हैं, वो सैयद बंधु के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने लगे, क्योंकि वो चाहता था कि उनके चंगुल से अपने आप को मुक्त कराए। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे जो इधर षड्यंत्र, और इसके बाद लास्ट में जो है फ़र्रुखसियर की मृत्यु को मार देते हैं। ये दोनों भाई मिलकर फ़र्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है। और ये जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि किसी सामंत या अमीर द्वारा ये किसी मुग़ल बादशाह का हत्या का पहला उदाहरण मिलता है। और जनता में, इसीलिए जनता में सम्राट कैसे भी हो, लेकिन सम्राट के प्रति एक बहुत ही, कि ये हमारे जो है हेड है, सम्राट के प्रति, सम्राट को एक बहुत ही उच्च दृष्टि से, या भारत में तो कहें कि भगवान की दृष्टि से भी देखा जाता है। तो इसलिए जनता में भी सैयद बंधु के खिलाफ एक घृणा की लहर थी। अब हम देखते हैं, लेकिन इनकी इस समय तक स्थिति, जो सैयद बंधु इतने पावरफुल थे कि कोई इनका विरोध नहीं कर पाते थे। अब उसके बाद जो है देखते हैं कि तुरंत इन्होंने फ़र्रुखसियर के बाद इन्होंने रफ़ीउद्दर्ज़ात को बनाया। बहुत ही इनकी कम उम्र रहती है। रफ़ीउद्दर्ज़ात को बनाया बहुत कम समय के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद इनकी क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। इन्हें भी सैयद बंधु ने ही सिंहासन पर बैठाया। फिर उसके बाद तुरंत जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो रफ़ीउद्दौला इन्हें बनाया, फिर तुरंत इन्हें शासक बनाया। ये भी सैयद बंधुओं की ही सहायता से, कृपा से शासक बनते हैं। और इन्हें शाहजहाँ द्वितीय या शाहजहाँ सानी की उपाधि देते। तो हम अभी तक हमने देखा कि सैयद बंधुओं ने कितने, अभी तक 3 हम देख चुके हैं, फ़र्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्ज़ात, रफ़ीउद्दौला बनाया। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। फिर उसके बाद जो है मोहम्मद शाह आते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह को इन्होंने शासक बनाया। इसे भी
और ये जो मोहम्मद शाह आते हैं, इनके समय बहुत सारे हम देखेंगे कि इन्हीं के समय क्षेत्रीय राज्यों का भी जो उदय होता है, और नादिर शाह का भी अब आक्रमण होगा, तो ये सब हम देखेंगे। तो मोहम्मद शाह आते हैं, ये भी सैयद बंधुओं के ही कृपा से जो है गद्दी पर आते हैं। तो ये देखिए, मोहम्मद रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि देकर सैयद बंधु ने गद्दी पर बैठाया। इनका क्या एक जो नाम था, उपनाम, रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह, ये सब प्रश्न है। हमने 4 देखा ना अभी तक। हमने देखा शाह बेखबर, फिर घृणित कायर, लंपट मूर्ख, घृणित कायर, रंगीला बादशाह। तो ये सब आपको मैच करने के लिए इस तरह से प्रश्न आते हैं, आए भी हुए हैं। तो और इन्हें भी, ये जो चौथा बादशाह था जिनको सैयद बंधु ने गद्दी पर बैठाया, और इसलिए इन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, इनके शासनकाल में ईरानी तुरानी दल के नेता द्वारा अब सैयद बंधुओं का अंत होगा। सैयद बंधुओं का इनके शासनकाल में अंत हो जाता है, और दोनों के खिलाफ बहुत षड्यंत्र होते हैं। मोहम्मद शाह के जो है, मोहम्मद शाह उसमें साथ देता है उनका। और जो दोनों भाइयों का, पहले छोटे भाई की हत्या कर दी जाती है 1720 आगरा में, हुसैन अली की हत्या होती है। फिर उसके बाद जो है अब्दुल्ला, बड़े भाई जिन्हें वज़ीर बनाया गया था, उनकी भी हत्या कर दी जाती है, और सैयद बंधुओं का जो है जो खात्मा हो जाता है। किंग मेकर के नाम से जो इतिहास में प्रसिद्ध थे, उनका खात्मा हो जाता है। देखिए, इसके समय, मोहम्मद शाह के समय जो है ये जो है, तो बहुत सारे जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्योंकि जब केंद्र कमज़ोर पड़ने लगता है, और इस समय मोहम्मद शाह किनके जो है इससे बैठा था, तो निजामुल मुल्क, मोहम्मद शाह, जो यहाँ पे हम देखते हैं, मोहम्मद शाह ने जो मारा, जो इनको सैयद बंधुओं का जो खात्मा किया, तो इसमें इसे निजामुल मुल्क का साथ मिला था, निजामुल मुल्क। और इसने फिर शासन को सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन हम कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह को समय भी मिला। ये लगभग 1719 से 48 तक इसका शासन रहता है, और इसके समय में निजामुल मुल्क जो है वो ये सैयद बंधुओं के बाद इनकी बहुत ये रहती है, जो है इनका ही वर्चस्व रहता है। लेकिन उसे जो है सम्राट का साथ नहीं मिलता, जो उन्हें सुधार के जो कार्य करता है उसे अब ये नहीं मिलता, सम्राट का साथ नहीं मिलता। तो लास्ट में ये भी छोड़कर दक्कन चला जाता है, और वहाँ पे हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है। ऐसे ही बहुत सारे जो दूसरे योग्य या महत्वाकांक्षी शासक थे, तो जैसे सादत खां, तो क्षेत्रीय राज्यों के जो हम देखेंगे ना उदय, ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। तो अवध की, सादत खां ने अवध राज्य की स्थापना की, वो उधर चले गए। फिर मुर्शिद कुली खां, ये सब राज्य जो हम क्षेत्रीय राज्य पढ़ेंगे तो इनको हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के तरफ, वो अपना बंगाल की तरफ रुख कर लेता है, वहाँ पे उसने अपने राज्य की स्थापना की। फिर रोहिला सरदार जो होते हैं, वो गंगा यमुना दोआब में वो अपनी जो स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं। मतलब कि स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य, स्वतंत्र सत्ता, मतलब ये कि हम नाम मात्र के लिए मुगलों के का जो है आधिपत्य स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कार्यों में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। और फिर जो शासक होते थे वो भी उतने शक्तिशाली नहीं होते थे, इसलिए वो भी उनकी जो है वो भी मान लेते थे कि चलिए आप मुगलों के अंतर्गत हैं, लेकिन आप अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। और जो है इनके समय हम जैसे हमने चर्चा किया कि जो वजीर और दरबार में बहुत षड्यंत्र होते थे, और निजामुल मुल्क जो योग्य था, लेकिन इसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा षड्यंत्र होने लग गए थे। और आप समझ सकते हैं कि जो सम्राट था, आप षड्यंत्र या जो किस स्तर तक था कि जो सम्राट था वो जो दरबार में जो घूस और या जो भी इस तरह के लेन देन होते थे, तो उसमें सम्राट खुद अपना हिस्सा रखता था। तो इसका मतलब है कि कितनी ज़्यादा पतन की स्थिति हो गई थी। और ये जो लास्ट ही समय था, फिर उसके बाद जो मुगलों का पतन होता ही गया। फिर हम देखेंगे अंग्रेज विदेशी कंपनियां तो आ ही चुकी थी। फर्रुखशर के समय हमने जब पढ़ा है अंग्रेजी कंपनियां, तो हम उनमें उसमें देखा है कि फर्रुखशर के समय जो एक शिष्टमंडल आता है जिसमें उसका फूड का इलाज किया, तो वो उसने बहुत सारी रियायतें दे देता है, जिससे कि उसमें मैग्ना कार्टा कहते हैं कंपनी का। तो वो सब भी हम देख चुके हैं। और इसमें देखिए जो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके लिए। और ये जो है आपको PDF आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम में आपको PDF डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। देखिए जो दरबारी जो षड्यंत्र होने लगे और उसमें खुद राजा भी शामिल होने लग गया।
तो निज़ामुल मुल्क लास्ट में वो दक्षिण चला गया और हैदराबाद राज्य की स्थापना की। लेकिन राजा जो है फिर जो दरबारी सब कान भरने लग गए, तो एक बादशाह ने मुबारक खान को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और इसमें दिया कि जो है निज़ामुल मुल्क है उनके खिलाफ उनका दमन करने का आदेश दिया। लेकिन क्या हुआ कि निज़ामुल मुल्क ही उस मुबारक खान पर, दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो निज़ामुल मुल्क उस मुबारक खान पर हावी हो जाता है और दोनों के बीच एक शकूर खेड़ा का युद्ध होता है। इसमें मुबारक खान जो है, यही जिसे बादशाह ने भेजा था, ये इसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या हुआ, अब बस जो है बादशाह वो डर जाता है और वो फिर समझौता स्थिति को देखकर समझौता कर लेता है और निज़ामुल मुल्क को कहता है कि ठीक है, आप अपना दक्कन में जो आपने हैदराबाद की ये की है तो आप वहाँ पे अपना बेरोक टोक काम कीजिए, बस नाम मात्र के लिए कि वो मुग़लों के अंतर्गत है। और उनसे निज़ामुल मुल्क से समझौता भी कर लेता है और एक उसे उपाधि देता है जो हमेशा पूछा भी जाता है, आसफ जा। तो निज़ामुल मुल्क आसफ जा इसे कहते हैं, आसफ जा की उपाधि देता है। यह हैदराबाद जो है की नींव इसी ने रखी। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए इसी के काल में जो आता है मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह भी आते हैं, नादिर शाह। और ये सब हम जब अलग से पढ़ेंगे ना, युद्ध करनाल का युद्ध ये सब, तो उसमें हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और नादिर शाह आता कैसे, जो भारत हमेशा ही इस जो है अपने जो आप कह सकते हैं अपने क्षेत्रीय जो मनमुटाव की हमेशा रहा कि अंदर राजाओं के बीच जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है, उसी का परिणाम था नादिर शाह का भारत आना। सादत खां जो अवध के थे, सादत खां, उन्होंने ही ये जो निज़ामुल मुल्क से उसके पटती नहीं थी, निज़ामुल मुल्क का ज़्यादा उस समय दरबार में या जो आप कह सकते हैं कि सम्राट का वो ज़्यादा नज़दीकी था। तो सादत खान ने ही नादिर शाह को बुलाया कि आप आइए दिल्ली में, यहाँ पे बहुत आपको लूटपाट करने के लिए, यहाँ पे बहुत आपको धन मिलेगा और इतना करोड़ आपको ये मिलेगा। तो ये कहते हैं कि इसी सबसे जो भारत शुरू से ही परेशान था, तो यहाँ पे भी यही होता है। तो नादिर शाह इसी के बुलावे पर आता है और बाद में ये इसे भी उसी के कारण विष पीकर ख़त्म भी हो जाता है ये, क्योंकि नादिर शाह बाद में इसी से कहता है कि भाई आपने जो बुलाया है तो मुझे इतना दीजिए। तो वो सब जब हम क्षेत्रीय राज पढ़ेंगे तो उसमें भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो नादिर शाह आया जब, तो फिर कौन सा युद्ध होता है, जो बहुत ही करनाल का युद्ध 1739 1739 और मुग़लों के बीच और नादिर शाह के बीच युद्ध होता है, जिसमें मुग़ल सेना बुरी तरह पराजित होती है और यूरोपीय कंपनी सब थी ही। तो मुग़लों का जो इतना अभी तक नाम भी था कि मुग़ल तोपखाना, मुग़ल सेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो अब पूरे विश्व के सामने ये पूरा क्लियर हो जाता है कि नहीं, इनमें अब कोई जान नहीं बची हुई है। नादिर शाह बुरी तरह इन्हें परास्त करके चला जाता है और सब आपस में जो थे अवध, मराठे और ये सब आपस में लड़ झगड़ ही रहे थे। तो कोई अब ये दिख जाता है, पूरे यूरोपियों को भी दिख जाता है कि जो है मुग़लों की अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही, तो इन्हें आसानी से परास्त किया जा सकता है। तो ये जो है हम करनाल का युद्ध ये सब हम पढ़ेंगे। और नादिर शाह के बाद जो आता है, नादिर शाह आता है और इसके बाद जो इसका ये होता है, नादिर शाह क्या क्या ले जाता है वो हम देखिए। तो जब वापस जाता है नादिर शाह यहाँ पे पूरा दिल्ली में तो कत्लेआम मचाता ही है, लूटपाट भी पूरा करता है और जो कोहिनूर हीरा यही ले जाता है, कोहिनूर हीरा ले जाता है। और जो शाहजहाँ का जो सिंहासन था तख्ते ताउस, ये शाहजहाँ का था तख्ते ताउस सिंहासन, वो भी लेके चला जाता है। इसे नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, ये सभी प्रश्न आते हैं। उसके बाद नादिर शाह का जो सेनापति होता है अहमद शाह अब्दाली, वो बहुत बार आता है भारत और यहाँ पे लूटपाट करता है। तो अभी तक हमने देखी अहमद शाह को युग का मोती दूरे दुरानी नादिर शाह ने ही ये दिया था, टाइटल दिया था। तो देखिए अभी तक हमने जो देखा कितना देखिए कौन सा हमने कवर किया, ये सब हम देखेंगे। हमने बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब के बाद जो जिन्हें उत्तरवर्ती मुग़ल कहते हैं, तो बहादुर शाह प्रथम देख लिया, जहादार शाह देख लिया हमने, फ़र्रुखशहर देख लिया, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, यहाँ तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे और उनसे जुड़े जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो इनकी अधिकतर नीतियाँ क्या रही, हिंदुओं के प्रति मेल मिलाप की नीति और समझौते की नीति, ये सब रही।
और ये जब बहादुर शाह और इनके बाद जो भी थे जो भी शासक रहे, तो मुख्य रूप से अपने सामंतों या अपने अमीर जो योग्य होते थे उनके ही वो दम पर या उनके रहमो करम पर वो जितने दिन रहे, सत्ता में रहे, उनके ही कारण रहे। और इन्होंने जो भी शासक थे बहुत ही ये कमज़ोर थे, और इन्होंने जो अपने अगर योग्य वज़ीर थे उनका भी साथ नहीं दिया, खुद ही षड्यंत्र में शामिल रहते थे। और जो मुग़ल दरबार था वो तो पूरे षड्यंत्र का एक आप कह सकते हैं कि एक अड्डा ही बन गया था। तो सब जो है चारों दल जो थे, ईरानी, तुरानी, अफ़गानी, हिंदुस्तानी दल, वो सबके जो नेता थे वो एक दूसरे को नीचा दिखाकर वो खुद ही सत्ता पर करने की अपनी जो है अपनी पहुंच ज़्यादा बढ़ाने की सब हमेशा कोशिश करते रहते थे। और पूरा ये इसी तरह से मुग़ल बादशाह और मुग़ल जो दरबार और पूरे भारत की जो राजनीति थी ये बहुत ही अव्यवस्था या कुव्यवस्था आप कह सकते हैं, कुव्यवस्था के दौर से जा रही थी। और यूरोपीय कंपनियां भी आ गई थी, इसी में अंग्रेज़ों को आगे मौका मिल जाता है। तो हम आगे के क्लास में हम अहमद शाह से देखेंगे, और जो बहादुर शाह द्वितीय तक हम आगे की क्लास में हम पूरा ये सब देखेंगे। उसके बाद हम क्षेत्रीय राज पढ़ेंगे। हमने देखा ना कि मोहम्मद शाह के काल में कैसे हैदराबाद निज़ाम चला जाता है, हैदराबाद, फिर वो अवध में शहादत खां, फिर मुर्शिद कुली खां उधर बंगाल में। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, ये जो हमारा टेलीग्राम लिंक है आप ये ज्वाइन कर लें, TME संकल्प 2017। और ये हमारा जो चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले क्लास में हम मिलेंगे, इसके आगे उत्तरवर्ती मुगल पूरा करेंगे और उसके बाद हम क्षेत्रीय राज्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।